हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे आज यूजीसी नेट जून 2025 में जो हिस्ट्री का सिलेबस होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या है हिस्ट्री की, और कैसे आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं एक अटेम्प्ट के अंदर। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं जो जस्ट अभी तैयारी शुरू कर रहा है, या आपने पिछले अटेम्प्ट के अंदर फेलियर देखा है, तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है, क्योंकि यहां पे आपको बेसिक से सारी डिटेल समझाई जाएंगी। किस चीज के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्या आप एलिजिबल एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पैटर्न, कट ऑफ और तैयारी का सटीक तरीका। तो लेट स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें किस चीज की, सिलेबस की। तो ब्रॉडली हिस्ट्री का सिलेबस 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है। आपका एंशिएंट इंडिया हो गया, मिडिवल इंडिया हो गया एंड मॉडर्न इंडिया हो गया। चौथा पार्ट आपका हिस्ट्री आता है, जो बहुत ही छोटा सेक्शन होता है। तो इस तरीके से आपका 3 पार्ट प्लस एक छोटा सेक्शन हिस्टोग्राफी, इस तरीके से आपका पूरा हिस्ट्री डिवाइडेड है। अब बात करते हैं सिलेबस की, एक एक पॉइंट करते हुए चलते हैं, एक पॉइंट कवर करते हुए चलते हैं सिलेबस का। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा, एंशिएंट इंडिया की 3 यूनिट है शुरुआत की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो शुरुआत की 3 यूनिट में सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है सोर्सेज के ऊपर। स्रोत क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहला ये टॉपिक आएगा। देन दूसरा टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका स्टोन एज के ऊपर। स्टोन एज, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले सोर्सेज आ जाएगा। दूसरा आपका पेस्टोरलिज्म, फूड प्रोडक्शन क्या होता था, ओके। तीसरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता आ जाएगा, ओके। इन 3 टॉपिक के अंदर आपको बारीकी से सारी चीजें पढ़नी होती है। आपको पहले टॉपिक में सोर्सेज में अलग अलग तरीके के जो सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, लिटरेरी सोर्सेज साहित्यिक स्रोत हो गए, फॉरेन अकाउंट्स हो गए, सारी चीज आपको कवर करनी पड़ती है। दूसरे टॉपिक में आपका पेस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन है, पशु चारण खाद्य उत्पादन में साइट्स डिस्कवर करनी होती है। साइट्स कौन कौन सी है, पैटर्न क्या था टूल्स का। तीसरा टॉपिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर है, मेन साइट्स कौन सी थी, कैसे शुरुआत हुई, कैसे डिक्लाइन हुआ, ट्रेड पैटर्न क्या था, व्यापार कैसे होता था, क्यों इसको पहली फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहा जाता है, पहला शहरीकरण इसको क्यों कहा जाता है। फिर आपका आता है वैदिक एज। वैदिक एज 2 पार्ट के डिवाइडेड है। आपका अर्ली वैदिक हो गया, लेटर वैदिक हो गया। क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ओके, थ्योरीज आपकी स्टेट फॉर्मेशन के ऊपर पढ़नी है। फिर आपका आता है मेगालिथ, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है मेगालिथ, साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत में महापाषाण जो था मेगालिथ थे, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार। यहां पे महाजनपद कराए, 16 महाजनपद, कैसे कैसे महाजनपद थे, मोनार्कियल राजशाही थे, रिपब्लिक थे, गणतंत्रीय थे, ठीक है। साथ ही साथ आप ये देखते हो सेकेंड अर्बनाइजेशन को क्यों कहा जाता है, द्वितीय शहरीकरण क्यों कहा जाता है। उसी टाइम पे आप कवर करते हो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स को, यानी कि आप जैन को कवर करते हो, बौद्ध को कवर करते हो, अजीविका को कवर करते हो इसी टाइम पे ही। फिर आप मूव ऑन करते हो मगध की तरफ, यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है, मगध का राइज कैसे हुआ, ग्रीक इन्वेजन कैसे हुआ। फिर उसके साथ साथ अलेक्जेंडर हो गया, मौर्यन एम्पायर यहीं पे आ जाता है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, मौर्यन एम्पायर की पॉलिसीज, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्था, उनकी समाज कैसे डिक्लाइन हुआ, अशोक की धम्मा की पॉलिसी, ठीक है, अशोक की एडिक्ट्स, उनकी लैंग्वेज क्या थी, उसकी स्क्रिप्ट क्या थी। ये यूनिट 2 के अंदर आता है। यूनिट 2 के अंदर ही नेक्स्ट आता है जो बाकी के एम्पायर्स थे, जो रीजनल पावर्स जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि इंडो ग्रीक्स हो गए, सुंगार्स हो गए, सातवानास हो गए, कुशान्स हो गए, शाका क्षत्रप्स हो गए। साथ ही साथ संगम साहित्य हम पढ़ते हैं, और वो ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी आपका साउथ इंडिया के अंदर कैसा ट्रेड एंड कॉमर्स था सेकंड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी सी के बीच में। व्यापार के साथ, व्यापार देखते हैं आप, रोमन वर्ल्ड के साथ कैसा व्यापार था, महायाना बुद्धिज्म का राइज कैसे होता है, कार्यवाल हो गए, जैनिज्म हो गया, साथ साथ पोस्ट मॉडर्न आर्ट, और फिर गांधारा, मथुरा एंड अमरावती आर्ट, ओके। तो ये भी यहां पे कवर करते हैं। फिर हम मूव ऑन करते हैं गुप्ता वकाटका की तरफ। गुप्ता वकाटका, ठीक है, कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसी पॉलिटी थी, कैसी सोसाइटी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था कैसी थी, लैंड ग्रांट, रेवेन्यू पॉलिसीज, ओके, टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे होना शुरू हुआ, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ जो साइंसेस के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, विज्ञान के अंदर, एस्ट्रोनॉमी, आपका खगोल विज्ञान, गणित और औषधि में किस तरीके से इस टाइम पे विकास हो रहा था। हर्षा आते हैं, फिर उनकी प्रशासन और धर्म में देखना होता है। और फिर अगेन हम रीजनल किंगडम्स की तरफ चलते हैं, यानी कि हम चलते हैं सलंक्यास की तरफ एंड विष्णुकुंदी, जो आंध्र देश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फिर आती है आपकी आखिरी यूनिट जो है एंशिएंट इंडिया की। तो एंशिएंट इंडिया में रीजनल किंगडम्स, तो क्षेत्र राज्यों का विकास कैसे हुआ, यानी कि आप यहां पे कवर करते हो
किंगडम्स जो डेक्कन के अंदर थे, यानी कि आप डेक्कन दक्षिण में जो डेक्कन के अंदर जो किंगडम्स थे, गंगाज हो गए, कदम्बाज हो गए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चालुक्यास हो गए, राष्ट्रकूटास, कल्याणी चालुक्यास, गत्यास, होयसालास, यादव, यानी कि रीजनल किंगडम्स। यूनिट 3 में बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हो, क्षेत्रीय साम्राज्य आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। फिर आप देखते हो साउथ इंडिया के अंदर पल्लवास, चिराज, चोलाज एंड पांड्याज हो जाता है। आप ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्व में देखो तो पालाज हो गए, सेनाज हो गए, वर्मन्स हो गए कामरूप के, फिर भूमकाराज हो गए एंड सोमवंशी हो गए। फिर पश्चिम इंडिया के अंदर मैत्रेयी हो गए, वल्लभी के, एंड चालुक्याज हो गए गुजरात के। ठीक है, फिर आप देखते हो वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत में मैत्रिकास, वल्लभी, गुजरात के अंदर चालुक्याज हो गए। नॉर्थ के अंदर देखते हैं आप गुजरात, प्रतिहाराज, कालाचुरी, चेदीस, गहड़वाला, जैन परमार्स। फिर आता है आपका अर्ली मिडिवल इंडिया, यानी कि आप यूनिट 3 के अंदर ही प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के अंदर प्रवेश कर जाते हो। यहां पे आपको देखना होता है प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उसके साथ साथ किंगशिप का कॉन्सेप्ट, यानी कि लैंड ग्रांट वगैरह यहाँ पे पढ़ते हो। उसके साथ साथ जो कनेक्टेड चीजें होती है, एग्रीरियन इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था, लैंड ग्रांट के अराउंड कैसे प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होता था, वाटर रिसोर्सेज, अरगटा, पर्शियन व्हील, टैक्सेशन सिस्टम, करेंसी कैसी थी, सारा कुछ लैंड ग्रांट के अराउंड जो होता है वो इस पार्ट के अंदर कवर किया जाता है। व्यापार कैसा था, शहरीकरण कैसा था अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर, और साथ ही साथ आपकी भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है। ओके, तो वैष्णवाज और शैवाज हो गए। ओके, टेम्पल को जो पेट्रोनेज दिया जाता, संरक्षण दिया जाता था, टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, तमिल भक्ति मूवमेंट, शंकर, महादेव एंड रामानुचार्य डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो ये यहां पे कवर होता है। फिर आप घुसते हो सोसाइटी के अंदर। ओके, समाज कैसा था, कास्ट सिस्टम के अंदर क्या बदलाव हुआ, महिलाओं की स्थिति कैसे थी, अनटचेबिलिटी, इस पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि अग्रहारास, मठ्स एंड महाविहारास, सेंटर ऑफ एजुकेशन कौन कौन से थे, किस तरीके से उनकी ग्रोथ हुई, एंड दैट्स इट। आप यहां पे लास्ट जो 2 पार्ट है यूनिट 3 के, वो है अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर जो स्टेट फॉर्मेशन था, कैसे स्टेट हुआ करते थे, फ्यूडल थे, सेगमेंटरी थे, इंटीग्रेटिव थे, सामंत हो गए, खंडिया हो गए या सामान्यमय हो गए। देन अरब्स के साथ कॉन्टैक्ट्स आपके, गजनवाइट्स, अलबरूनी का काउंट हो गया यहाँ पे। ओके, और यहां से आप घुस जाते हो यूनिट 4 के अंदर। नेक्स्ट 3 यूनिट जो आपको देखने को मिलती है वो हो गई मिडिवल की। मिडिवल के सोर्सेज, सबसे पहले मिडिवल के सोर्सेज, कंप्लीट मिडिवल के सोर्सेज, चाहे आपका दिल्ली सल्तनत हो, मुगल्स हो, विजयनगर हो, बहामनी हो, मराठास हो, कंप्लीट मिडिवल के सोर्सेज। ओके, ये आपका पहला टॉपिक है, इसमें फॉरेन अकाउंट्स वगैरह सब आ जाते हैं। ओके, फिर दूसरा है राजनीतिक घटनाएं, दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या हुआ। दिल्ली सल्तनत के साथ साथ दिल्ली सल्तनत में जो गुरीड्स थे वो देखते हैं हम, टर्क्स देखते हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदीज, और किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का शुरुआत कैसे हुई, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, ठीक है, अकबर ऑब्वियसली, सूरीज हो गए यानी कि शेरशाह, डिक्लाइन कैसे हो मुगल एम्पायर का, आखिरी के मुगल कैसे थे और मुगल एम्पायर टूटा कैसे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास। फिर आप देखते हो विजयनगर बहामनी के अंदर राजनीतिक विकास, विजयनगर एम्पायर जो 4 डायनेस्टीज थी, बहामनी सल्तनत जो 5 पार्ट के अंदर टूटा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ओके, किस तरीके से फिर बेदार, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर उनका राइज हुआ, साथ ही साथ ईस्टर्न गंगा एंड सूर्यवंशीज हो गए, गजपतीस। फिर आप देखते हो मराठास, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, मुगल मराठा की रिलेशनशिप कैसे थी, मराठा कॉन्फेडरेसी, पेशवास। ओके, यहां पे आप जैसे यूनिट 4 के बाद 5th में जाते हो तो यूनिट 4 के ऊपर ही बेस्ड है पूरी की पूरी, वहां पे राजनीतिक व्यवस्था थी, यहां पे आपके प्रशासनिक और अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठास, विजयनगर बहामनी, मुगल, सब कुछ जो भी आपने यूनिट 4 के अंदर कवर किया। शेरशाही हो गया, मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम, ठीक है, डेक्कन के अंदर कैसा था, बहामनी कैसा था, मराठा कैसा था, अष्टप्रधान, सेम चीज। पॉलिसीज कैसी थी दिल्ली सल्तनत की, मुगल्स की, फ्रंटियर पॉलिसी यानी कि फॉरेन पॉलिसीज उनकी, इंटर स्टेट सल्तनत और मुगल्स में कैसे कनेक्शन आपको देखने को मिलता है, कृषि के अंदर क्या उपज हो रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, विलेज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कैसे हो रहा है, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, आपका सूती कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट एंड कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाने और फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। फिर आप व्यापार वाणिज्य देखते हो, हुंडीज देखते हो, हुंडीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिक्के कैसे बनते थे, हुंडीज का क्या रोल था, इंश्योरेंस सिस्टम था कि नहीं, ये सारी चीजें यहां पे होती है। तो ये हो गया आपका यूनिट 5th। यूनिट 6th अगेन यूनिट 4 के ऊपर बेस्ड है। ये यूनिट 6 है सोसाइटी के ऊपर, समाज एंड संस्कृति कैसी थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ करता था, सूफीज हो गए, भक्ति मूवमेंट हो गया, एंड मिडिवल इंडिया के अंदर जो सेंट हमें देखने को मिलता है, चाहे वो वुमेन सेंट हो, सब, सिख मूवमेंट, गुरु नानक देव एंड उनकी टीचिंग्स एंड खालसा। ठीक है, फिर रूलिंग क्लास कैसा था, शासक वर्ग कैसा था, उसके साथ साथ ग्रामीण समाज कैसा था, वुमेन की पोजीशन कैसी, जनाना एंड देवदासी सिस्टम, शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी यहीं पे आ जाएगा, पेंटिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, इंडो अरेबिक आर्किटेक्चर, मुगल गार्डन्स, मराठा फोर्ट,
टेम्पल्स भी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, तो अब हम चलते हैं यूनिट 7 में। यूनिट 7 है सीधे आपका मॉडर्न इंडिया के अंदर एंट्री। तो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? मॉडर्न इंडिया में सोर्सेज, स्रोत, ठीक है, न्यूज़पेपर, जो उनके आर्काइवल मटेरियल थे, पेंटिंग, मॉन्यूमेंट, कॉइन्स, ब्रिटिश पावर का राइज, यूरोपियन पावर से पोर्तुगीज, फ्रेंच, डैनिश, डच सब हो गए, उसमें बची कौन सी? ब्रिटिश पावर बची। उसका राइज कैसे हुआ? कैसे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, विस्तार कैसे करना शुरू किया, ट्रीटीज कैसे इंपोज की उन्होंने, जो इंडिया की मुख्य स्टेट्स थी, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक एंड पंजाब। 1857 का विद्रोह होता है, क्या कारण थे उसके, नेचर क्या था, इंपैक्ट क्या हुआ। प्रशासन कंपनी का क्राउन हो गया, कैसे सेंटर और प्रोविंस कैसे उनकी पॉलिसीज थी, प्रशासनिक व्यवस्था उनकी सेंटर के अंदर, प्रांतों के अंदर कैसी थी अंग्रेजों की। सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, यानी कि प्रशासन के अंदर यहाँ पे बात कर रहे हो। पैरामाउंट टेंसेस, सिविल सर्विस, जुडिशरी, पुलिस एंड आर्मी। रजवाड़ों की रियासतों, अभी तो हो गया रजवाड़ों वाला, ओके, तो यहाँ पे आप देखते हो पैरामाउंटेन से प्रिंसली स्टेट के साथ ये सब आ जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस, संविधान के अंदर क्या बदलाव वो 1773 से लेके आपको 1947 तक कवर करना होता है, ऑल्दो इन्होंने 1909 से 35 तक मेंशन किया, सब कवर करना होता है। फिर आते हैं आप अर्थव्यवस्था पे, तो यूनिट 8 में है आपकी अर्थव्यवस्था, कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है, एंड कैसा व्यापार था, साथ ही साथ कृषि के अंदर क्या हो रहा था, ठीक है, लैंड सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ओके, साथ ही साथ कैसे इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ड्रेन कैसे हुआ, वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा अर्थव्यवस्था के ऊपर, यूनिट 8 के अंदर आता है। ओके, उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसे थी, फैक्ट्री लेजिस्लेशन, कारखाने कानून का स्वरूप क्या था, श्रम और मजदूर संघ आंदोलन हुए, उनकी मॉनेटरी सिस्टम कैसा था, बैंकिंग सिस्टम कैसा था, करेंसी, रेलवेज किस तरीके से डेवलप हुए, नए नए शहर किस तरीके से आने हुए, टाउन प्लानिंग कैसे की जाती थी, और आर्किटेक्चर कैसा था ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे। ओके, अकाल उनकी पॉलिसीज की वजह से, एपिडेमिक्स, महामारी, ये सब, पेजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट और इंडियन सोसाइटी ट्रांजिशन, यानी कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, तो यहां पे क्या क्या आएगा, ब्रिटिश के साथ कैसे कैसे कॉन्टैक्ट होने शुरू हुए, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, उनके साथ कॉन्टैक्ट हुए, एजुकेशन पॉलिसीज में कैसे बदलाव हुए, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा। और इसी का ही एजुकेशन पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की हो गई, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन रेनेसां, यानी कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये तीनों टॉपिक आपके कनेक्टेड हो गए। ओके, यहां से इंडियन सोसाइटी इन ट्रांजिशन से लेके एजुकेशन और रेनेसां, यानी कि भारतीय जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, किस तरीके से मध्यम वर्ग तक पहुंचता है, कास्ट एसोसिएशन, कास्ट मोबिलिटी, जातिगत संगठन और जातीय गतिशीलता। वुमेन के ऊपर सवाल आते हैं, वुमेन का रोल कास्ट मूवमेंट के अंदर, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर, नेशनल मूवमेंट के अंदर, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर वगैरह, एंड भाषाएं, जो जो भाषाएं थी इस टाइम पे, म्यूजिक एंड आर्ट्स, ये इस पार्ट के अंदर आ जाता है। यूनिट 9 है पूरी राष्ट्रवाद के ऊपर, आईएनसी हो गया, उससे पहले की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो हो गया, स्वदेशी स्वराज हो गया, गांधीयन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड सुभाष चंद्र बोस, वुमेन का पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट के अंदर। फिर आपका लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, डिप्रेस क्लास मूवमेंट, देन आपका सांप्रदायिक राजनीति, पार्टीशन के बाद इंडिया की पोजीशन कैसी थी, प्रिंसली स्टेट्स कैसे इंडिया के अंदर आई, इंटीग्रेट हुई, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, बी आर अम्बेडकर हो गया, ब्यूरोक्रेसी कैसी थी, देन एजुकेशन पॉलिसी कैसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस आता है, स्टेट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी कैसी थी इंडिया की, पंचशील आ जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओके, एंड लास्ट में आपका हिस्टोग्राफी, हिस्टोग्राफी कैसे इतिहास लिखा जाता है, स्कोप क्या है हिस्ट्री का, ठीक है, बायसनेस क्या होती है हिस्ट्री के अंदर, अलग अलग हिस्टोग्राफी के स्कूल्स कौन कौन से, क्रिटिसिज्म क्या होता है हिस्ट्री के अंदर, ऑक्सिलरी हिस्ट्री एंड ऑक्सिलरी साइंस, हिस्ट्री साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस, ये सारी चीजें, मतलब पूरा का पूरा इतिहास लेकर यहाँ पे आता है। हाइपोथेसिस क्या होता है हिस्ट्री के अंदर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, अलग अलग ट्रेंड्स कौन कौन से है, रीजनल हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस क्या है, ओके, प्रपोज्ड एरिया और प्रपोज्ड रिसर्च क्या होता है, कैसे सोर्सेज होते हैं, अलग अलग ट्रेंड्स हो गए, रिसेंट हिस्टोग्राफी कौन कौन से, नोट मेकिंग, फुट नोट्स, प्लेजरिज्म, हिस्टोग्राफी, रेनेसॉ, बर्लिन रेवोल्यूशन, लियोपोल्ड वोल्ड रैंके, साइंटिफिक मटेरियलिज्म, ऑसवाल्ड स्पेंजर, आर्नोल्ड टॉयनबी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये सारे के सारे आपका इतिहास लेखन के अंदर आ जाता है। तो ये तो आपका हो गया सिलेबस। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। अगर आप ये क्राइटेरिया को ये क्राइटेरिया आपको डिफाइन करते हैं आपके एजुकेशन को, तो आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टर्स की हुई है, मास्टर्स आपने 55% मार्क्स से की हुई है,
तो आप एलिजिबल हो। आप अगर मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में भी हो तो भी आप इस एग्जामिनेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आप 2 साल के अंदर मास्टर्स को क्वालिफाई कर लो। जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर दो 3 साल के लिए, आप 3 साल तक आपको मिलता है जेआरएफ की स्कॉलरशिप, इन द सेंस कि आप एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के अंदर। तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो 3 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है। उसके बाद आपकी जेआरएफ की स्कॉलरशिप तब तक चलती है जब तक आपका पीएचडी चलता है, ठीक है। 3 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है, अदरवाइज जेआरएफ लैप्स हो जाता है। तो 50 मास्टर्स विद 55% मार्क्स, 5% का रिलैक्सेशन है ओबी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को। मेल एंड जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप हैं तो 30 साल का एज है एंड 5 साल का रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स है उनके लिए है। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ये केवल जेआरएफ के लिए एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट है। ओके, ठीक है, हाँ जी। देन आता है पैटर्न क्या है। तो पेपर 1 50 क्वेश्चन, पेपर 2 100 क्वेश्चन, 3 घंटे का टोटल पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 2 वो होता है जो आपका मास्टर्स के अंदर होता है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं एक बार, कट ऑफ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कितना आपको स्कोर करना है। तो सीधे चलते हैं 2018 पे, ये कट ऑफ हो गई आपकी जेआरएफ की, ये हो गई आपकी नेट की। तो जेआरएफ की कट ऑफ कितनी गई थी, 84 क्वेश्चंस, पेपर 1 पेपर 2 को मिला के मैं बता रहा हूं। नेट की 75 क्वेश्चंस, ओबीसी 81, 69 नेट की, 75 एससी, 65 नेट, 75 क्वेश्चन एसटी, 65, ये 18 का था, जून 2018। ऐसे आप नेक्स्ट ईयर भी देख सकते हो। तो ये है दिसंबर 2018। यहां पे आप देखो ये हो गया आपका जेआरएफ का, ठीक है, एंड ये हो गया आपका नेट का। तो कितने क्वेश्चंस लाने थे जनरल कैटेगरी के लिए, 84 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो नेट आपका जेआरएफ है। 80 ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 75 एंड एसटी के लिए 72, ये नेट के लिए हो गया। तब तक ईडब्ल्यूएस नहीं आया था। फिर आप चलिए तो 2019 में पहुंचिए, तो ये जेआरएफ का हो गया, नेट का हो गया। यहाँ पे 93, 87, 81, 81 जेआरएफ के लिए, नेट के लिए हो जाएगा। क्वेश्चंस मैंने ब्रैकेट के अंदर दे दिए हैं, ये परसेंट वाइज दिया हुआ और यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था वो भी दिया हुआ है। 2019 ये जेआरएफ का हो गया, ये नेट का हो गया। तो 93 क्वेश्चन पे हुआ था, 90 पे, 84 पे, 84 पे, एंड ये नेट का हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद हम चलते हैं किधर की तरफ, 2020 कट ऑफ। तो ये हो गया जेआरएफ का, ये हो गया नेट का। तो यहां पे जेआरएफ की कट ऑफ 90, 87 ईडब्ल्यूएस, 84 ओबीसी, एससी 78 एंड एसटी 78, वो आपका नेट के लिए हो गई, ठीक है। अब ये आता है, फिर उसके बाद कोविड ईयर आ गया। कोविड ईयर में क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन होना शुरू हो गया, 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होना शुरू हो गया। तो वहां पे परसेंटाइल में स्कोर आता था, तो कट ऑफ हमें पता ही नहीं लग पाती थी। गैस करके हमें स्टूडेंट से पूछ के कि आपका कितने नंबर पे हुआ, तो हम गैस करके बता पाते थे। फिर एग्जामिनेशन एक शिफ्ट के अंदर होता है दिसंबर 2023 में। यहां पे कट ऑफ ये रही जेआरएफ की 204, यानी कि 102 क्वेश्चन। यहां पे लेकिन 8 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे, तो 8 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे, इस वजह से कट ऑफ ज्यादा चली गई। तो 102 क्वेश्चन यहां पे, ठीक है, 204 मार्क्स, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए सीधे। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, 102 क्वेश्चन पे हुआ, ठीक है। ये 97 क्वेश्चन पे हुआ, ये 99 क्वेश्चन पे हुआ, ये आपका 92 पे हुआ, ठीक है। ये आपका हुआ 87, ठीक है। तो इस तरीके से ये 90 हो गया, ओके, एंड ये हो गया आपका 81। तो ये इस तरीके से जेआरएफ हो गया, बाय डिवाइड बाय 2 कर लीजिए मार्क्स को, और सीधे आपका क्वेश्चन आया था कि कितने क्वेश्चन आपको क्रैक करने थे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। याद रखना यहाँ पे 8 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे, अभी 8 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे, इस वजह से कट ऑफ राइज कर गई थी। अब बात आती है, ये तो हो गया दिसंबर 2023 का। देन जून में आपका री एग्जामिनेशन हुआ था अगस्त के अंदर। वहां भी देखो वही प्रॉब्लम हो गई, 2 शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, एक शिफ्ट के मार्क्स बढ़ गए, एक शिफ्ट के घट गए, तो वहां भी पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि सेफ स्कोर कितना होता है। सेफ स्कोर जून 2025 के लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए कि भाई इतना अगर मैं स्कोर कर लूं तो मेरा जेआरएफ हो जाएगा। मैं आपको सभी को बता देता हूं, ठीक है। अगर आप इतना स्कोर लेके आते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कितना स्कोर लाना पड़ेगा, 105 क्वेश्चन, मतलब 105 क्वेश्चन आप क्रैक कर दो एंड निश्चिंत हो जाओ, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। हालांकि अगर आप 100 तक भी ले आओगे तो भी ठीक है, लेकिन 100 तक भी लेके आते हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं अंशा रहते कि होगा या नहीं होगा। लेकिन जेआरएफ 105 क्वेश्चन ले, मोर देन इनफ। जनरल कैटेगरी ये जेआरएफ हो गया। देन अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो आप 100 क्वेश्चन लेके आइए, मोर देन इनफ। ओबीसी डब्ल्यूएस की ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ रहती है, तो यहां पे 100 क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत है। ओके, एससी एसटी के लिए अगर मैं बात करूं, वहां पे आप 95 क्वेश्चन, एससी एसटी 95 क्वेश्चन ले आइए, मोर देन इनफ। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आप सीधे 90 तक लेके आइए। ओके, तो ये है जेआरएफ का। नेट के लिए क्या चाहिए, इन्हीं में से 10 क्वेश्चन माइनस कर दीजिए, वो नेट का होता है। फॉर एग्जांपल 105 है तो 95 टारगेट कीजिए,
यहाँ पे 100 है, 90 टारगेट कीजिए। इस तरीके से 10-10 क्वेश्चन माइनस करते रहिए, वो आपको नेट का टारगेट करना है। अगर आप वो स्टूडेंट है जो जून 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपको चाहिए कि आपको सही एक जगह गाइडेंस मिल जाए, तो टेस्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए है। पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बूस्टर कोर्स, साथ ही साथ पीएचडी गाइडेंस आपको एक जगह मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, पीएचडी का रिसर्च प्रपोजल उनको बनाना नहीं आता, तो वो असिस्टेंस भी यहाँ पे आपको मिलती है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं एक ही कोर्स के अंदर। ठीक है, अब इस कोर्सेज के अंदर कैसे एनरोल करना है, सिंपली इस वीडियो के नीचे जाइए, ये जो वीडियो चल रही है आपकी, ठीक है, मैं बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आपको एनरोल करना होता है। सीधे आपको इस लिंक के थ्रू एनरोल करना होता है। देखो सिंपल है, यहाँ पे जाइए, यूजीसी नेट हमारा जो चैनल है, टेक्स्ट बुक का चैनल है, वहां पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे ये रहा यूजीसी नेट का टेक्स्ट बुक का चैनल, यहाँ पे जाइए और ये वीडियो चल रही है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। ठीक है, ओके, तो ये देखिए, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो, ये जो है, यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे, नीचे जाइए, यूजीसी नेट बैच फाउंडेशन, ये गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। यहाँ से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी डायरेक्टली। अगर आपको एनरोल करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। ओके, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, यहाँ से एनरोल कर लीजिए। ओके, क्लिक हियर टू गेट द ऑफर, इस पे क्लिक कीजिए और आपके सामने पूरा प्लान आ जाएगा। आप ईएमआई के ऊपर लेना चाहते हैं, ईएमआई के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्लाई कूपन के अंदर गेट यूजीसी हटा के अश्वनी लिख दीजिएगा, ASHWANI, अश्वनी कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, एंड आपका कोर्स आपको सस्ता मिल जाएगा। जो जून का ये हो गया, दिसंबर का ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से कुछ डायरेक्टली पूछ के एनरोल करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अश्विनी सर टेस्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए, मेरे से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर पाएंगे, बात करके एनरोल करना है कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बैच 2.0 के अंदर, जिसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर जून 2025 एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।